नमस्कार। ब्रह्मनाद में आप सभी राष्ट्र प्रेमी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 100% राष्ट्र को समर्पित यह आपकी साप्ताहिक चैनल ब्रह्मनाद राष्ट्रीय जागरण अभियान का एक हिस्सा है। ये हमारा कोई व्यावसायिक साहस नहीं है, जैसा कि हम कहते रहते हैं आपको, अपितु ये हम सबका एक आदर्श है। अतः आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि राष्ट्र की इस सेवा में आप भी हमारे साथ जुड़िए। राष्ट्रीय भावना के विचार का जितना विस्तार हो उतनी हम कोशिश करें, ताकि देश के अंदर और बाहर की सुरक्षा निश्चित की जाए। तो प्लीज़ आप सभी दोस्तों को हमारी प्रार्थना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में भी हम बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए। और अगर हो सके तो अपने और राष्ट्र प्रेमी दोस्तों या मित्रों या परिवारजनों से ये चैनल शेयर करें। दोस्तों, देश देशांतर में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज जो खबरें हैं वो हम आपको बताते हैं, जिसकी तफसील में बाद में हम जाएंगे, लेकिन देश देशांतर में हम इसकी हेडलाइन पर ज़रा नज़र करें। दोस्तों, ऐतिहासिक यथार्थ फिल्म कश्मीर फाइल्स पर इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशंस ने अपने IFFI महोत्सव के दरमियान उसके चेयरपर्सन इजराइल के नादव लेपिड ने बहुत भद्दी और विभत्स टिप्पणी की। भारत से इजराइल के राजदूत ने लेपिड के इस पूर्वग्रह युक्त टिप्पणी को बहुत गंभीरता से लिया और भारत की जनता की माफ़ी मांगी। गुजरात में चुनाव संपन्न हुए। पहले राउंड के चुनाव के पहले दौर जो हैं वो बहुत शोर के साथ शुरू हुआ और शांति से मतदान के द्वारा पूर्ण हुआ। उसका लेखा जोखा भी हम आज करेंगे। दोस्तों, पाक अफगान बॉर्डर का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अफगान सरकार ने पाकिस्तानी राजनीतिक प्रतिनिधियों से मिलने से भी इनकार कर दिया। वहाँ तक ये संबंध बिगड़े हैं। इसके डिटेल्स में भी हम थोड़े से विचार आपके साथ शेयर करेंगे। चीन, जो हमारा पड़ोसी राज्य है, हमारे साथ दुश्मनी भी करता है। चीन में बढ़ते जाते कोविड से परेशान जनता ने चीनी सरकार और ख़ास करके उसके मुखिया शी जिनपिंग का इस्तीफा मांग लिया है। चीन में शासन का जुल्म और आर्थिक पायमाली बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में जनता का आक्रोश दुनिया को एक चेतावनी दे रहा है। दोस्तों, इन मुख्य समाचारों के बाद हम देखेंगे वंदे मातरम में JNU में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फिर से टुकड़े टुकड़े गैंग सक्रिय हो गई है और अब की बार उनका स्लोगन है, ब्राह्मणों को देश से भगाओ। तो ये तो आज हम देश देशांतर में जिन समाचारों का मूल्यांकन और जिनके बारे में कुछ कहने जा रहे हैं उसकी बात हुई। अब हम जाएं समाचार और उसमें छुपे विचार के विस्तार के साथ उस विभाग में। तो हम जा रहे हैं समाचारों के अंदर छुपे जो विचार है उसके विस्तार में। नमस्कार दोस्तों, विचार विस्तार में भी आपका स्वागत है।
दोस्तों, सबसे पहले आज हम लेंगे भारत का नाम रोशन करने वाले समाचार से हम शुरू करेंगे। दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों के संगठन G20 का नेतृत्व 1 साल के लिए और नए साल से ये आरंभ हो गया है। नए साल से ये आरंभ हो जाता है तो 1 साल के लिए भारत को उसका नेतृत्व सौंपा गया है। इस खबर ने भारत की जनता और जहाँ जहाँ भारतीय बसते हैं उसमें एक उमंग और उत्साह की लहर पैदा हो गई है और दुनिया के मानवतावादी प्रेमी जो लोग हैं उसमें भी एक नई आशा बंधी है कि G20 देशों के साथ भारत का मिलना और भारत का नेतृत्व करना दुनिया में शांति, समृद्धि और भाईचारे की एक गारंटी हो सकती है। दोस्तों, G20 में के देशों में एशिया, अमेरिका, यूरोप सबके महाशक्तिशाली देश शामिल हैं। अमेरिका, रशिया सहित सारे राष्ट्र इनको समर्थन दे रहे हैं और इसमें भाग ले रहे हैं और इसके सभ्य भी है। ये दुनिया की एक नई पहल है जो सफल हो उसके लिए हम सबको कामना करनी चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत को नेतृत्व सौंपे जाने पर एक बहुत ही अच्छे संकेत दिए। उन्होंने कहा, मेरा मित्र नरेंद्र मोदी जी को हमने नेतृत्व दिया है, हमें बहुत आशा है कि हम बहुत अच्छा काम कर सकेंगे इस साल। दोस्तों, ये भारत में कितनी आस्था है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे रशिया हो, भारत रास्ता दिखा सकता है, ऐसी उसे पूरी उम्मीद है। G20 ग्रुप में दुनिया के सबसे बड़े सैन्य और औद्योगिक शक्तिशाली राष्ट्र शामिल है। दुनिया की कुल 80% GDP का हिस्सा ये G20 के देश है। दुनिया की 70% विश्व व्यापार ये G20 देशों के बीच में होता है। दुनिया का 66% जनशक्ति पॉपुलेशन ये G20 देशों में है और दुनिया का पूरी पृथ्वी का 60% भाग ये G20 देशों में है। तो ये G20 देशों का संगठन कितना व्यापक, कितना बड़ा और कितना शक्तिशाली है और कितना अच्छा काम कर सकता है नई दुनिया के लिए, इसी से हम समझ सकते हैं सारी चीज़ें। G20 राष्ट्रों के समुदाय इसके कारण एक नई दुनिया का निर्माण करने में सशक्त है और यही संगठन से मानवता को एक उम्मीद है। G20 राष्ट्रों के ग्रुप के सामने वैसे कई बड़ी चुनौतियां भी है, जैसे कि युद्ध की विभीषिका अभी यूरोप और रशिया और यूक्रेन वगैरह के साथ, ईरान, सीरिया वगैरह हर एक जगह पर युद्ध की विभीषिका फैली है, इराक में भी, तो उसका भी कुछ हल सोचना पड़ेगा। आतंकवाद ये G20 देशों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय है, तो उसके सामने स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि आतंकवाद का सामना कैसे मिलकर किया जाए। दोस्तों, गरीबी, दुनिया में गरीबी और भूखमरी, आर्थिक असमानताएं, पर्यावरणीय परिस्थिति आदि आदि अनेक चुनौतियां हैं जो हमें उसका हल ढूंढना है और G20 के देश अगले साल भारत के नेतृत्व में इसमें बहुत बड़ा काम कर सकेगा, ऐसी हमें उम्मीद है और ऐसी हमारी कामनाएं हैं। भारत के हाथ में G20 देशों के ग्रुप का नेतृत्व देकर दुनिया के राष्ट्रों ने भारत की संस्कृति और संस्कार और शांति और भाईचारे की नीतियों का आदर किया है। वसुधैव कुटुंबकम
ये हमारा सनातन सिद्धांत है। तो इस पर चलकर भारत एक नई दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। भारत में G20 राष्ट्रों के सम्मेलन की तैयारियां भी शुरू हो गई है। इस संदर्भ में कई प्रतिनिधिमंडल आएंगे और सारी दुनिया के केंद्र में भारत रहेगा। सब लोगों को भारत की पुरातन संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत और इसके संस्कार के दर्शन कराए जाएंगे। जो भी प्रतिनिधिमंडल आएंगे, बौद्धिक हो, पत्रकार हो, कलाकार हो, उनको भारत के सांस्कृतिक स्थली जो है खजुराहो, धोलावीरा, वाइट डेजर्ट, रण ऑफ कच्छ आदि आदि अनेक जगह पर लिया जाएगा और वहाँ उत्सव मनाए जाएंगे। तो सारा भारत दुनिया के साथ इस उत्सव में शामिल होगा और हम सब मिलकर एक नई दुनिया की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे। ऐसी प्रेरणामय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और इसके लिए G20 देशों के जो नेतृत्व वाले देश है और भारत के प्रधानमंत्री जी को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि भारत को इसमें सफलता से वो आगे ले जाए। दोस्तों, पिछले दिनों हमने देखा कि गोवा में एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव हुआ, जिसमें देश विदेश की बहुत चर्चित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारत की एक बहुचर्चित और यथार्थ फिल्म कश्मीर फाइल्स भी दिखाई गई। ये 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था जो भारत की धरती पर हुआ। उसकी जूरी के मेंबर और उसकी जूरी के हेड जो हैं, जो जूरी के चेयरमैन थे, वो इजराइल के थे। वो फिल्मकार है, नादव लैपिड नाम है उसका। उन्होंने कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बहुत भद्दी टिप्पणी की। हालांकि जूरी के चेयरमैन के नाते उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, संयम रखना चाहिए। फिर भी उन्होंने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा और विभत्स तक कह दिया। इससे बहुत बड़ा विवाद पैदा हो चुका है। फिल्म के निर्माता अग्निहोत्री जी, फिल्म के कलाकार अनुपम खेर और कई बुद्धिजीवी संगठनों ने लैपिड की इस बात का विरोध किया है। यहाँ तक कि जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने भी जुलूस और सभाएं करके लैपिड के जो निवेदन है उसकी भर्त्सना की है। दोस्तों, इतनी बड़ी आवाज़ों, विरोध की आवाज़ के बीच लैपिड के समर्थन में भी कई लोग खड़े हैं, जैसे कि शिवसेना के बड़बोले संजय राउत। उन्होंने भी कश्मीर फाइल्स फिल्म की टीका की है। वामपंथी अभिनेत्री स्वरा भास्कर, जो अभी अभी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में भी दिखाई दे रही है, उन्होंने भी लैपिड का समर्थन किया है और फिल्म की आलोचना की है। जम्मू कश्मीर में पंडितों की हुई नृशंस हत्या पर आधारित इस फिल्म से भारत की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। एक समाज की, बहुत बड़े समाज की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो समग्र देश में राष्ट्रप्रेमी लोगों के बीच लैपिड की इस बात को बहुत गंभीर से लिया गया। एक लहर खड़ी हो गई। देखिए विवेक अग्निहोत्री जी इस बारे में क्या कह रहे हैं, वो हम आपको सुना रहे हैं। दोस्तों, कल इफ्फी गोवा में वहां एक जूरी के चेयरमैन ने बोला कि द कश्मीर फाइल्स एक प्रोपेगेंडा और वल्गर फिल्म है। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इस तरह की बातें तो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बन नक्सल्स और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हमेशा से बोलते ही आए हैं। लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात वो है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित, भारत सरकार के मंच पे कश्मीर को भारत से अलग करने वाले टेररिस्ट लोगों के नैरेटिव को सपोर्ट किया गया और उस बात को लेके भारत में ही रहने वाले कई भारतीयों ने उसका इस्तेमाल किया भारत के अगेंस्ट। आखिर ये लोग कौन हैं? ये वही लोग हैं जो कश्मीर फाइल्स के 4 साल पहले, जब मैंने रिसर्च चालू किया था, तब से इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं।
700 लोगों के पर्सनल इंटरव्यूज के बाद यह फिल्म बनी है। क्या वो 700 लोगों जिनके माँ बाप भाई बहनों को सरेआम काट दिया गया, गैंगरेप किया गया, 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, क्या वो सब लोग प्रोपेगेंडा और अश्लील बातें कर रहे थे? जो पूरी तरह से एक हिंदू लैंड हुआ करता था, आज वहां हिंदू नहीं रहते हैं। उस लैंड में आज भी आपकी आंखों के सामने चुन चुन के हिंदुओं को मारा जाता है। क्या ये प्रोपेगेंडा और अश्लील बात है? यासीन मलिक ने अपने टेरर के जुर्मों को कबूल करके आज वो जेल में सड़ रहा है। क्या ये प्रोपेगेंडा और अश्लील बात है? दोस्तों, ये बार बार सवाल उठता है कि कश्मीर फाइल्स जो है वो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, मतलब वहां कभी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ ही नहीं। तो आज मैं विश्व के सारे बुद्धिजीवियों को, इन अर्बन एक्सेल्स को चैलेंज करता हूं, इन महान फिल्म मेकर जो इजराइल से आए उनको भी चैलेंज करता हूं कि कश्मीर फाइल्स का एक शॉट, एक डायलॉग, इवेंट कोई अगर प्रूव कर दे कि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है तो मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। दोस्तों, ये लोग हैं कौन जो हमेशा भारत के अगेंस्ट खड़े होते हैं? ये वही लोगों ने जिन्होंने मोपला का सत्य किसी के सामने नहीं आने दिया, जिन्हें डायरेक्ट एक्शन डे जहां लाखों हिंदू मारे गए थे उनका सत्य सामने आने नहीं दिया, कश्मीर का सत्य सामने आने नहीं दिया। ये वही लोग हैं जो भारत में कोविड के वक्त जलती चिताओं को चंद डॉलरों में बेच रहे थे, और आज जब मैंने वैक्सीन वॉर को अनाउंस किया है तो उसके अगेंस्ट खड़े हो गए। पर मैं डरने वालों में से नहीं हूं। आपको जितने फतवे इशू करने हैं करिए, लेकिन मैं लड़ता रहूंगा। जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, विवेक जी ने जो बातें कही वो खरी खरी और राष्ट्र भावनाओं से भरपूर थी। भारत स्थित इजराइल के राजदूत ने भी लैपिड की बात को इजराइल सरकार उससे सहमत नहीं है ऐसा कहकर उसकी भर्त्सना की है और भारत की जनता से माफ़ी मांगी है। ये इजराइल का हमारी तरफ दोस्ती का एक बहुत अच्छा भाव है। वो हमारी संवेदनाएं उन्होंने समझी है और भारत की जनता से माफ़ी मांगकर उन्होंने कहा कि हम भारत की जनता के साथ खड़े हैं, नहीं कि लैपिड के साथ। लेकिन दोस्तों, अभी भी हमारे देश में जयचंद और मीर जाफ़र मिल जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि संजय राउत और स्वरा भास्कर ऐसे लोगों में से है, लेकिन फिर भी ये चिंता की बात है कि हमारे राष्ट्र के अंदर जिसकी संवेदना है और जो कश्मीरी पंडितों से हमारी संवेदनाएं जुड़ी हुई है, उसका किसी ने आदर नहीं किया और उसका यथार्थ वर्णन करने वाली फिल्म को उन्होंने नकारा। ये भारत की जनता का दुख देने वाली चीज़ है। हमें इसका बहुत मलाल रहेगा। दोस्तों, अब आते हैं गुजरात के प्रथम चरण चुनाव के बारे में। गुजरात में 89 सीटों के लिए प्रथम चरण का मतदान पूर्ण हो गया और अब तक ये समाचार आते आते दूसरे चरण का मतदान भी शुरू हो चुका होगा। बहुत शांति से प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ। गुजरात के चुनाव की देश भर में चर्चा हो रही है, क्योंकि गुजरात एक आदर्श स्थापित करता है, देश को एक राह बताता है। वो राजनीतिक राह हो सकती है, सांस्कृतिक राह हो सकती है और आर्थिक राह भी हो सकती है। गुजरात के लोग राष्ट्र प्रेमी है, देश के और भाग के जैसे ही है, लेकिन कुछ जुस्सा ज़्यादा ही है। गुजरात के चुनावों के नतीजों से देश में आगामी समय में नई राजकीय रणनीतियां आकार लेंगी, ये बिल्कुल मानने जैसी बात है। दोस्तों, नई बिसात बिछाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के रोड शो से जनता का उत्साह पहले चरण में तो बहुत ही बढ़ गया, लेकिन तभी ही कांग्रेस ने, कहा जाता है कि चुनाव में जातिवादी कार्ड खेला। वो कार्ड ये था कि कांग्रेस ने ऐसा जाहिर किया कि वो अगर चुनाव में जीतती है तो ओबीसी वर्ग के उसके एमएलए को वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगी और उप मुख्यमंत्री 3 बनेंगे, जिसमें एक दलित वर्ग से होगा, एक मुस्लिम वर्ग से होगा। ऐसी जो राजनीति की है कांग्रेस ने, इससे गुजरात की जनता को विभक्त करने का उसका षड्यंत्र खुला हो जाता है।
यही खाम थियरी पहले माधव सिंह भाई सोलंकी ने अपनाई थी और देश में जातिवाद, ज्ञातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे चलकर एक समर्थन मिला था और सारे देश में ये जातिवादी कार्ड खेला गया। तो दोस्तों, अब देखते हैं गुजरात की प्रजा जो हैं वो किस तरह से इसका जवाब देती है। नेचुरली इसका जवाब तो राष्ट्रीय भावनाओं से दिया जाएगा और हम उत्सुक है कि इसके बारे में गुजरात की जनता कैसा निर्णय लेती है। दोस्तों, ब्रह्मनाथ सारे भारत के बुद्धिजीवियों को एक नम्रतापूर्वक अपील करता है कि गुजरात में ये जो आदिवासी, दलित, मुस्लिम ये जो कार्ड खेले जाते हैं उनका वो भी विरोध करें, क्योंकि अगर ये बात अगर देश में फैल गई तो हम एक राष्ट्र के हिसाब से उभरेंगे नहीं, हम ज्ञातियों के समूह के हिसाब से ऐसे ही लड़ते रहेंगे एक दूसरे के साथ और राष्ट्र खंडित होता जाएगा। दोस्तों, ये कांग्रेस के प्रमुख खड़गे जी ने ही ऐसा बताया, ऐसा कहा जाता है, तो ये बात और गंभीर हो जाती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारे राष्ट्रीय चैनल वाले मित्र, दूसरे जो सोशल मीडिया पे आते हैं ऐसे दोस्त और सारे देश के बुद्धिजीवी संस्कारी वर्ग कांग्रेस की इस बात को नकारेंगे, अन्यथा बिन सांप्रदायिकता की बात जो हवाई हो जाएगी और 2024 में केंद्र के लिए जो माहौल बनेगा वो बहुत ही गंभीर बनेगा, क्योंकि अगर जात पात के ऐसे खेल में हम पड़े रहे तो एक राष्ट्र के रूप में हमारी छवि बहुत धूमिल हो जाएगी और आगे चलकर इसके हमें खराब परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। कांग्रेस की इस घोषणा से गुजरात में तो व्यापक विरोध फैल गया है, राष्ट्र में भी इसका विरोध होगा ऐसी हमें उम्मीद है और ब्रह्मनाथ सबको अपील करती है कि वो सब ऐसा करें। दोस्तों, चलते हैं पड़ोसी तानाशाह देश चीन के बारे में थोड़ा कुछ जानने। लगता है चीन पर शनिदेव की वक्र दृष्टि हो गई है, बहुत तकलीफ में है ये मजबूत देश। कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण चीन के कई औद्योगिक शहरों में लॉकडाउन घोषित किया गया और वो भी इतना सख्त घोषित किया गया कि आम जनता इससे त्रस्त हो गई। कठोर कार्रवाइयाँ की, गोलियां चलाई, किसी एक मकान में तो कई लोग मर गए तब भी उसको बाहर नहीं निकलने दिया गया। इससे जनता में भारी असंतोष बढ़ गया। अब चीनी जनता का गुस्सा व्यापक हो गया है और न वो टैंक से डरते हैं, न सैनिकों से डरते हैं, न सैनिकों की बंदूकों से डरते हैं। वो रास्ते पे आ गए हैं, बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं सरकार के विरुद्ध और तानाशाही सरकार जो है डगमग गई है। पहली बार ये बहुत खुल्लम खुला विरोध और विद्रोह हो चुका है चीन की सरकार के सामने। अमेरिका ने ये जनतांत्रिक जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसको दबाने के चीनी सरकार के प्रयत्नों की निंदा की है और अमेरिका ने कहा है कि चीनी जनता का ये हक है कि वो लोकतांत्रिक ढंग से अपनी बात और अपना विरोध बताएं। सारी दुनिया में अभी उसका अभ्यास हो रहा है। दिनों दिन चीन की बिगड़ती आर्थिक स्थिति भी इसमें कारण रूप है। बेरोजगारी, उद्योगों का बंद होना या चीन से वापस चले जाना इसमें आग में घी का काम कर रहा है। ताइवान और लद्दाख की सीमाओं पर भी चीनी सैनिकों में उतना ही विद्रोह देखा जा रहा है। सैनिकों के अंदर विद्रोह जो खड़ा हुआ है उसके पीछे भी चीनी सरकार की तानाशाही नीतियों जवाबदार है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तानाशाही शनि की महादशा में कहीं लुढ़क न पड़े ऐसी संभावनाएं सबको दिखाई दे रही है। चीनी विकास का सूर्य अस्त हो रहा है ऐसा लगता है। भारत और तिब्बत के शुभ दिन आ रहे हैं जब तिब्बत को आज़ादी मिलेगी, अपने धर्म के पालन की
उनको आज़ादी मिलेगी और रहने का हक भी मिलेगा। और भारत को ऐसे पड़ोसी की चिंता नहीं रहेगी जो कभी भी आक्रमण कर सकता है, कभी कुछ न कुछ बुरा कर सकता है भारत का। अगर ऐसी बात चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में कभी हम पढ़ लें तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वैसे ही हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच। ये सारे हमारे पड़ोसी देश है, इसलिए हमें कंसर्न है उससे, उसमें क्या हो रहा है उस पर हमारी बारीक नज़र रहती है। और वो जो हो रहा है वो भारत को कहाँ तक नुकसान पहुँचाएगा इसकी भी हमें जानकारी रखनी चाहिए। अफ़गान सेना ने ड्यूरेंट लाइन, जो अंग्रेज़ों के समय में बनी थी, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जहाँ पर विभक्त हो रहे हैं उसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, लेकिन अफ़गान सरकार न पहले मानती थी न आज मानती है। वो ड्यूरेंट लाइन मानने से उनको इनकार है। तालिबान सरकार ने भी इनकार कर दिया है और वो पाकिस्तान के पेशावर तक, शहर तक अपनी सीमाओं को ले जाते हैं अफ़गानिस्तान वाले। पाकिस्तान का अपना इलाका मानने की बात उन्होंने नामंजूर कर दी है और कहा है कि ये अफ़गानिस्तान का इलाका है। काबुल के पास जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के राजदूतालय जो हैं काबुल में, उनके आसपास आर्मी खड़ी कर दी गई है। पता नहीं कौन सी नई चीज़ होने वाली है कि सारा काबुल जो है अभी गंभीर हो गया है। पाकिस्तान से झड़प भी हो गई। बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में, उसके इलाके में कई लोग मारे भी गए। ड्यूरेंट लाइन पर जो सरहदें थी वो तोड़ दी गई और अफ़गानिस्तान के तालिबानी लश्कर वहाँ आ गए हैं। पाकिस्तान से राजनीतिक एक मंडल पहुँचा जो अफ़गानिस्तान की सरकार से इस बारे में बातचीत करने। जो हिना रब्बानी, उनकी मंत्री जो हैं पाकिस्तान सरकार की, उनके नेतृत्व में था, लेकिन पाकिस्तान के इस प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए अफ़गान सरकार ने इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान का विरोध कर रही और पाकिस्तान की टीटीपी यानी कि तालिबान ऑफ पाकिस्तान, ये पाक सेना के साथ जूझ रहे हैं। अफ़गानिस्तान ने उसको आसरा दिया है। पाकिस्तान और टीटीपी के बीच में युद्ध विराम हुआ था, लेकिन अभी टीटीपी ने वो युद्ध विराम तोड़ दिया है और बलूच और पाकिस्तानी इलाकों में उन्होंने हमले तेज कर दिए हैं। पाक के नए सेनाध्यक्ष आए, जो आईएसआई उसकी जो हैं पहले उसके हेड थे, और भारत में जो पुलवामा बना उनके आर्किटेक्ट भी वही कहे जाते हैं। तो उनके लिए आते ही मुसीबतें खड़ी हो गई है। एक तो पाकिस्तान की आंतरिक आर्थिक दिवालियापन की परिस्थिति, ऊपर से ये सैनिक दबाव। कई राजनीतिक जानकार ऐसा भी कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान का ही इसमें षड्यंत्र हो कि वो दुनिया से ज़्यादा पैसा मांगने के लिए आतंकवादियों को और सक्रिय करे और फिर दुनिया से पैसे लें। पहले वो उनका यही रणनीति रही और उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं बनाए हैं पाकिस्तान के जनरलों ने। लेकिन अब की बार क्या होता है, दुनिया वो जानने के लिए उत्सुक है। लेकिन भारत को गाफिल नहीं रहना चाहिए और भारत में कहीं वो आतंकवाद का प्रसार और ज़ोर ज़ोर से न कर दें, उसके लिए खबरदार रहना चाहिए। और हमें फ़ख्र है, हमें बहुत विश्वास है कि हमारी आर्मी के नौजवान इतने खबरदार है कि वो ये काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, आज तो इतना ही, लेकिन जाने से पहले फिर आपसे प्रार्थना है कि 100% स्वदेशी हमारी राष्ट्र की चैनल ब्रह्मनाथ से आप सभी जुड़िए और भारत के गौरवान्वित अभियान के साथ आप रहें, हमें सपोर्ट दें, सब्सक्राइब करें, आदि आदि।
दोस्तों, जाने से पहले हमेशा की तरह हम आपको ले जाएंगे हमारे स्थायी स्तंभ जो हैं वंदे मातरम में। वंदे मातरम में आज हम आपको दिखाएंगे जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग किस तरह से काम कर रही है उसके बारे में। जेएनयू एक अच्छी संस्था थी, वो कैसे वामपंथियों के हाथ चढ़कर शैतानी का रूप दिखा दिया है उन्होंने। इस बार जेएनयू के वामपंथी बौद्धिक जीवों के निशाने पर है ब्राह्मण समाज। तो आइए हम चलते हैं वंदे मातरम में। दोस्तों, वंदे मातरम में आपका स्वागत है। हूं कि मैं ब्राह्मण हूं। मैं वो दधीच हूं जो विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियां दान करने से पहले 2 बार नहीं सोचता। मैं वो परशुराम हूं जो श्री राम जैसे मर्यादा मूर्ति क्षत्रियों को अपनी सारी शक्तियां सौंप देता है। मैं वो चाणक्य हूं जो एक वंचित वनवासी को उठाकर भारतवर्ष के राज सिंहासन पर बैठा देता है। मैं वो आदि शंकराचार्य हूं जो अपने असीम ज्ञान के प्रताप से समूचे भारतवर्ष को एक भगवा ध्वज के तले ला खड़ा करता है। मैं रामकृष्ण परमहंस हूं जिसकी शरण में आने वाला स्वामी विवेकानंद हो जाता है। मैं समर्थ स्वामी रामदास हूं जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शिष्य देके इस धरा को धन्य कर देता है। मैं पेशवा बाजीराव बलाड़ हूं जो एक राजपूत राजा के स्वाभिमान के लिए थाली में सजा हुआ भोजन छोड़कर रणभूमि की ओर चल पड़ता है। मैं मंगल पांडे हूं जो स्वाधीनता के मस्तक पर तिलक बनकर जगमगाता है। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने पिताजी की स्मृति में 1969 में एक अधिनियम से जेएनयू संस्था की स्थापना की थी। जेएनयू एक शैक्षणिक संस्था बने, गौरवशाली बने, इस हेतु से उसकी स्थापना की गई थी। उसका लक्ष्य था भारत, साउथ एशिया और एशिया को एक उत्तम ज्ञानपीठ देना। जैसा कि भारत में हमेशा तक्षशिला, नालंदा वगैरह रही थी, ऐसा कुछ उसके दिमाग में होगा। उस ज्ञानपीठ में एमए, एमफिल, पीएचडी, पॉलिटिक्स, क्रिटिकल इश्यू के लिए संशोधनात्मक परिस्थितियां, रिसर्च सेंटर आदि के अभ्यासक्रम की व्यवस्था की गई थी और ये शुरुआत उसकी बहुत प्रभावशाली रही। भारत के अच्छे स्कॉलर, डिप्लोमेट, आईएएस ऑफिसर और जो एडमिनिस्ट्रेशन में रहे और बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया, ऐसे ऑफिसर भी जेएनयू से निकले। लेकिन जेएनयू में 1980 में पहली बार अशांति फैली तो 46 दिनों तक जेएनयू के कैंपस बंद किए गए थे। पुलिस आई थी, लाठियां चली थी वगैरह वगैरह। उस समय कांग्रेस का राज था। लेकिन इसके बाद भी आहिस्ता आहिस्ता जेएनयू में वामपंथी विचारधारा का फैलाव बढ़ता गया। एक तरह से जेएनयू वामपंथी विचारों का अखाड़ा बन गई। उसमें से निकलने लगे फिर बाद में कैसे लोग निकलने लगे, देखिए, कन्हैया कुमार, स्वरा भास्कर, कृष्णा राव, खालिद, अर्बन नक्सल बुद्धिजीवी, और फिर जेएनयू में नारे लगने लगे, अफजल तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ये जेएनयू की परिस्थिति हो गई। भारत की संस्कृति और संस्कार की पहचान जेएनयू से गायब हो गई। अब तो टुकड़े टुकड़े गैंग जातिवाद पर उतर आया है। पिछले दिनों जेएनयू में के कैंपस में की दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए। हालांकि जेएनयू के वीसी ने इनकी जांच कराने की घोषणा की है, लेकिन जो संस्कार में बस जाती है घृणा और विरोध, उसको कैसे निकाल सकेंगे। भारत विरोधी छात्र छात्राओं की भारी तादाद जो वामपंथी है, वो भारत के विचारों का विरोध कर रही है, जनतांत्रिक व्यवस्था का विरोध कर रही है और भारत की ऐसी जातियों का विरोध कर रही है जिन्होंने सदियों से भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेफ्ट आइडियोलॉजी का एकमात्र किला अब जेएनयू रह गई है। वंदे मातरम
में देखिए आप उसके कुछ अंश। और हम चाहेंगे कि JNU को फिर से एक स्वतंत्र, एक पढ़ने लिखने वाली और संस्कारप्रद और भारत के राष्ट्र के निर्माण में काम आने वाली एक ज्ञानपीठ में हम तब्दील करें। दोस्तों देखिए आप JNU में क्या हो रहा है, उसकी कुछ झलकियाँ। दोस्तों आपने देखा कि JNU में कितनी गंभीर परिस्थिति है। आज हम आपसे यही आज्ञा लेना चाहते हैं। फिर से आपको अगले सप्ताह मिलेंगे कुछ नई सोच, कुछ नए विचार और कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।